ओके, तो मैंने आप लोगों को एक बेसिक सवाल दिया था आपकी छुट्टी वाले दिन, तो क्या वो हो गया? थर्ड वाले में मसला आ गया, बाकी दो सही हुए थे। चलें, यानी वो एक मिक्सचर था कि आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल की अप्रोप्रिएटनेस पे कमेंट करना था। तो अगर हम एक एक करके देखें एक क्विक वे में, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपको चेक होके मिल भी रहे थे और मिलते भी रहेंगे आगे भी। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि एक आपने या तो कंट्रोल परफॉर्म किया या ये टेस्ट परफॉर्म किया, यानी टेस्ट ऑफ डिटेल। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स मस्ट बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय द सीनियर मैनेजमेंट। अच्छा, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर आपका एनआरवी लॉस है तो वो एनआरवी लॉस बुक होने से पहले अप्रूव होना चाहिए। ये है कंट्रोल का मकसद, या ये कंट्रोल लगाया गया है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, वो कह रहा है असर्शन क्या वेरीफाई करनी है? एक्यूरेसी, मतलब जो एनआरवी लॉस बुक हुआ वो एक्यूरेट वैल्यू पे हुआ हो। ये था इस कंट्रोल लगाने का मकसद, इस असर्शन को वो केटर कर रहा था। अच्छा, इन भाई ने जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल या टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म किया वो ये था कि उसने 20 इन्वेंट्री एडजस्टमेंट सेलेक्ट की, यानी एंट्री सेलेक्ट की, और चेक किया कि क्या वो लेजर में रिकॉर्डेड हैं या नहीं है। इसमें क्या कंट्रोल टेस्ट हुआ? कंट्रोल टेस्ट का मतलब यह है कि आपने इसकी ऑथराइजेशन जाके चेक करनी थी। तो आपने सैंपल तो सेलेक्ट करना था, बट आपने इंस्पेक्ट करना था कि वेदर दिस एडजस्टमेंट हैज बीन अप्रोप्रिएटली ऑथराइज और नॉट, तो जाके ये बनता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। यानी आपने कंट्रोल तो टेस्ट किया ही नहीं, आपने तो सिर्फ जेई जाके देख ली है कि भाई जनरल एंट्री पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ये रहा, टेस्टिंग टू 20 एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग इन लेजर checks accuracy but does not confirm the senior management approval। भाई ये तो पता लग रहा है कि एंट्री पड़ गई है, बट क्या ये एंट्री अप्रूव्ड है भी या नहीं भी, ये तो मैं कहीं से चेक नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए हम कह रहे हैं वेरीफाई एक्सप्लिसिट सीनियर मैनेजमेंट अप्रूवल। सजेशन तो यही है ना, क्योंकि देखो बाकी में तो बिल्कुल सही किया हुआ उसने कि सैंपल भी सेलेक्ट किया हुआ, बस सैंपल सेलेक्ट करके मुझे क्या करना था, सिर्फ उसकी सीनियर मैनेजमेंट की अप्रूवल देखनी थी, जो कि मैंने देखी नहीं है। वो सिंपल क्या कर रहा है, मैंने जनरल एंट्री उठाई, जेई देखी, हाँ भाई एनआरवी लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ओ भाई ये जो एंट्री है ना उसकी एक्यूरेसी को चेक कर रहा है। हमें एंट्री की एक्यूरेसी को चेक करना था, डेबिट क्रेडिट को चेक करना था, या उसके अप्रूवल को? तो वही है, अप्रूवल की बात होनी थी यहाँ पे। यहाँ तक एग्रीड है भाई? चलें, ओके। आप पूरा भी लिख सकते हैं कि इंस्टेड द ऑडिटर वुड हैव सेलेक्टेड अ सैंपल ऑफ XYZ ट्रांजैक्शंस and inspected for the approval of those transactions। बस। नहीं नहीं, ऑब्जर्व नहीं, बहुत गलत, बहुत गलत। ऑब्जर्व नहीं, इंस्पेक्ट। अप्रूवल क्या मतलब, ऑब्जर्व होता है क्या? नहीं नहीं, देखो हर जगह अभी मैंने कब लिखा? नहीं, ऑब्जर्व मैंने अप्रूवल के लिए बोल ही नहीं सकता मैं। कैश काउंट के लिए ऑब्जर्व होता है, इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स की होती है, इंस्पेक्शन एसेट्स की होती है, ऑब्जर्व नहीं। बड़ा गलत अल्फाज है। चलें आगे। हमने कहा दूसरा, इन्वेंट्री बैलेंस शुड फिजिकली एग्जिस्ट। अच्छा, ये तो एक हमारा मकसद है एग्जिस्टेंस के लिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है हमने क्या परफॉर्म किया है, टेस्ट ऑफ डिटेल। यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी जितनी भी इन्वेंट्री हमारी शीट में आ रही है क्या वो मौजूद है या नहीं है। अच्छा, इस भाई ने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया, ऑडिटर रिव्यूड इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट ऑन रिकंसाइल्ड क्वांटिटीज टू द स्टॉक लेजर वेयर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एप्रोप्रिएटली कैरीड काउंट एट द ईयर एंड। अच्छा, वो कह रहा है हमने क्या किया, इंटरनल ऑडिट भी काम करता है, तो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट उठाई और हमने देखा उसने जो है एप्रोप्रिएट काउंट करके काउंटिंग को जीएल से मैच किया हुआ है। तो क्या ये उसने एग्जिस्टेंस को वेरीफाई कर लिया? उसने कर लिया। हाँ, हम ये लिख सकते थे इसके अंदर कि यस, नहीं इंटरनल डॉक्यूमेंट भी लिखना गलत है ना, हम इसमें ये लाजमी लिख सकते हैं कि वी कैन यूज द रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट फॉर द पर्पज ऑफ रिस्क असेसमेंट।
रिस्क असेसमेंट के लिए तो मैं उसकी रिपोर्ट यूज कर सकता हूं, पर सोली उसके काम पे रिलाय नहीं कर सकता। तो इन ऑर्डर टू वेरीफाई दिस असर्शन हमें जाके शीट टू फ्लोर करना चाहिए था, ऐसा ही है। कौन सा? नहीं, शीट टू फ्लोर तो एग्जिस्टेंस ही है ना। वो इसका कह रहा होगा कि वो ये जो कर रहा है कि यहां से वहां रिकनसाइल कर रहा है। तो आप ये बोले, पहले अनीफ भाई ने बोला किस सेंस में? अनीफ भाई ने इस सेंस में बोला कि वो काउंट करके लेजर से मैच कर रहा है, वो कंप्लीटनेस है। यस, तो ये रटा नहीं लगाओ, भाई की बात याद रखनी है जो मैंने बोला। शीट टू फ्लो तो मतलब शीट टू फ्लो एग्जिस्टेंस, सही है। लॉजिक भी बताइए ना कि एक चीज शीट में आ रही है वो मौजूद है भी या नहीं भी। दिस इज कॉल्ड वेरीफाइंग एग्जिस्टेंस, कि मैं कह रहा हूँ जो शीट में है वो है, अब वो मौजूद भी है या नहीं है। सर ये लिख सकते हैं कि इंटरनल डॉक्यूमेंट डज नॉट प्रोवाइड सोल एविडेंस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप बोलेंगे कि वी कैन नॉट सोली रिलाई ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंस्टेड we ourselves has to go and inspect whether the physically exists or not। यह हमें लिखना होगा, क्लियर है। देखो उसकी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स आप यूज कर सकते हो, पर उसके लिए आप सिर्फ ये कहोगे कि मैं रिस्क असेस करूंगा, सही है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसकी रिपोर्ट यूज करके आप बोल लो कि जो है यही है, इसके अलावा बस हम कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, आप उसकी रिपोर्ट्स को यूज कर सकते हैं, बट फॉर द पर्पज ऑफ असेसिंग रिस्क आप रिस्क असेस करें। और फिर आगे जाके एक चैप्टर आएगा जिसके अंदर आपने बहुत सारी कंसिडरेशंस करनी होंगी कि आप इंटरनल ऑडिट के बंदों को या उसके काम को यूज करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी कंसिडरेशंस होती हैं, पर वो पहले एग्री होता है कि मैं आपको जो कहूंगा वो आप करके देंगे। यानी इंटरनल ऑडिट के बंदों को आप यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए, तो उसके लिए आपने देखना होता है वो इंडिपेंडेंट हों, उनको हाईली जजमेंटल एरियाज में यूज नहीं करना होता, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे ऐसी कोई सीन नहीं है। तो आप ये कहेंगे मैं उनके काम पे रिलाई नहीं कर सकता, हाँ रिस्क असेसमेंट के लिए कंसिडर कर सकता हूँ, जाके मुझे खुद देखना होगा। एग्रीड है? चलें, अच्छा भाई, अब हमने कहा इन्वेंट्री मूवमेंट मस्ट बी एक्यूरेटली रिकॉर्डेड इन द लेजर। अच्छा, इन्वेंट्री मूवमेंट का मतलब यह है डेबिट हो गए हो क्रेडिट्स। अच्छा, यानी जब माल आया तो डेबिट, माल गया तो क्रेडिट। इन्वेंट्री की डेबिट क्रेडिट की मूवमेंट्स की बात कर रहा है। अच्छा, इसने क्या किया? ऑडिटर चेक दैट द परचेजेस ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन डेबिटेड एंड सेल्स ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन। तो बच्चों ने ये सही भी लिखा था कि ये देखो ये तो एंट्रीज वेरीफाई कर रहा है, पर क्या वो एंट्री बननी भी चाहिए थी या नहीं बननी चाहिए थी वो आप देखेंगे जीआरएन और जीडीएन से। कितने लोग थे जिन्होंने ये गलत लिखा? हाँ चलो, अब पहले बताओ बात समझ आती है? यानी वेरीफाइंग मूवमेंट्स का मतलब यह है कि सही है डेबिट्स हो गए, पर आपके ऑडिट का मकसद ही यही है कि क्या वो डेबिट अकर हुआ, अकरेंस की असर्शन किसकी। देखो यहां पे भी हम कह रहे हैं ना कि यार ये क्या कह रहा है, एक्यूरेसी एंड कि सारे डेबिट्स में आ गए, सारे क्रेडिट्स। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये देखना चाहते हो तो जो एंट्री तुम देख रहे हो वो तो हुई भी है। नहीं आई बात समझ? जो तुम डेबिट्स को देख रहे हो वो तो हुई भी है, और जो तुम क्रेडिट्स को देख रहे हो, हमें तो देखना है कि क्या एप्रोप्रिएट जीडीएन और जीआरएन के बेस पे हुआ था या नहीं हुआ था, तब जाके आपको कंप्लीटनेस का या एक्यूरेसी का अंदाजा होगा। इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, कंप्लीटनेस भी, एक्यूरेसी भी। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने जीडीएन उठाया और जीडीएन में 50 की क्वांटिटी आ रही थी और यहां पे लेजर में 40 की आउट हुई है, तो क्या वो एक्यूरेट है? एक्यूरेट नहीं है। तो आपने एक्यूरेसी, अमाउंट की एक्यूरेसी, वैल्यूएशन को कैसे कैटर करना था? जीडीएन से देख के। अच्छा, आपके गुड रिसीव हुए, अच्छा उसमें 70 गुड्स हैं, आपने 65 रिकॉर्ड किए हुए, तब भी वैल्यूएशन और कंप्लीटनेस दोनों का मसला आ रहा है। तो अगेन आपने जो जेईस को वेरीफाई किया कि डेबिट्स को भी क्रेडिट्स को भी, पर उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे। इस केस में वीकनेस क्या है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, क्योंकि देखो आपने जो डेबिट क्रेडिट को वेरीफाई किया वो तो क्लाइंट की चीजों को वेरीफाई कर रहे हो ना, जो उसने किया हुआ है।
अब उसने सही किया हुआ नहीं किया हुआ उसके लिए आपको चाहिए एविडेंस, एंड द रेलेवेंट एविडेंस इज व्हाट, GDN और GRN। ये सोचना था। नहीं वो एडिशनल नहीं है, वो मेन है। आप तो बोलो ये तो गलत है। तो बात तो वही है ना, पर रिकॉन लिखोगे GRN और GL की तो फिर वो एक डेबिट साइड हो गया, फिर क्रेडिट को कैसे वेरीफाई करोगे? फिर तुम बोलोगे रिकॉन बनाओ किसके बीच में, GL और GDN के बीच में, तो बात तो वही हो गई ना। जैसे तुम रिकॉन का वर्ड कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ दोनों वेरीफाई कर लो, डेबिट्स के लिए GRN, क्रेडिट्स के लिए GDN, तो बात तो वही है कि हमें भी वही वेरीफाई करना है। तो रेदर देन राइटिंग फॉर रिकन्सिलिएशन, और आप रिकॉन देखो, एक और चीज़ इधर भाईजान बात सुननी है, आप जो कह रहे हो ना रिकॉन का लिख दें, आप टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हो, कंट्रोल सजेस्ट नहीं कर रहे। या तो आप बोलोगे हम परफॉर्म करेंगे, पर उसका लिखने का तरीका होगा कि मैं सैंपल ऑफ GDN उठाऊंगा और ट्रेस करूंगा उसको जनरल लेजर से वेदर डेबिट्स या क्रेडिट्स हैव बीन बुक्ड और नॉट। यानी GDN का मतलब क्या, माल चला गया, तो मैंने सैंपल ऑफ GDN उठाने किसी भी डेट के, और ये मेक श्योर करना है कि सेम हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन द जनरल लेजर और नॉट, और फिर सैंपल सेलेक्ट करना है किसका, GRN का, और फिर देखना है सेम हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन द जनरल लेजर, और वो क्या कर रहा है, सिर्फ डेबिट्स और क्रेडिट्स का सम करके चेक कर रहा है कि डेबिट डेबिट में आ रहा है, क्रेडिट, इससे मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा। कुछ हासिल करना है तो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी एविडेंस ऑब्टेन करना होगा। बात क्लियर है? तो इस वजह से ये बनाया था सर। मतलब TOD लिखने का तरीका अलग है, वहाँ हम देखते हैं कि रिकॉन बनी थी या नहीं, यहाँ हम खुद परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो एक बात बताओ, जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे थे तो वहाँ पे आप एक्टिविटी चेक करते हैं, क्या वो एक्टिविटी परफॉर्म हुई? अच्छा, यानी रिकॉन बनी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको वेरिफिकेशन करनी है तो आप खुद वो काम करेंगे, क्या वो खुद डिटेलिंग करेंगे कि क्या मेरे GRN जितने भी बने, क्या उसका डेबिट मेरे ऑल टुगेदर जनरल लेजर में आया या नहीं आया? पर ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू इट फॉर 100% आइटम्स, बट यू कैन डू इट फॉर द सैंपल बेसिस। क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन में प्लीज बता दो, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से जी। तो वही तो कर रहे हैं, एक्यूरेसी कैसे, इस कंट्रोल से एक्यूरेसी कैसे इंश्योर होती है? जब ऑथराइज करेगा, एक मिनट, जब ऑथराइज करेगा तो वो यही मेक श्योर कर रहा है ना कि सही हो, तो वही तो चेक कर रहे हो आप। नहीं, आप एक मिनट, पहले ये समझ लें, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द सीनियर मैनेजमेंट। दिस इज द कंट्रोल दैट हैज बीन प्लेस्ड बाय द मैनेजमेंट। सही है? मैनेजमेंट का मकसद क्या है इसके अंदर? क्या अगर NRV लॉ 100 का है तो 100 का ही होना चाहिए, 20 का है तो 30 का है, तो ये कंट्रोल इसके लिए लगाया गया कि कोई ऐसे ही एंशंट आके एंट्री नहीं मार दे, अप्रूव होनी चाहिए। अच्छा, ऑडिटर भाई साहब ने उसको टेस्ट कैसे किया? 20 इन्वेंट्री सेलेक्ट की, सैंपल तक तो मैं एग्री हूँ कि सैंपल सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हज़ारों एडजस्टमेंट्स हो NRV की, आपने सैंपल पे कर लेते, 50 होती तो 50 की 50 कर लेते, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसने 20 आइटम सेलेक्ट किए और वो देख क्या रहा है उसके अंदर, चेक के वो जनरल लेजर में रिकॉर्डेड है या नहीं है। तो बेटा ये गलत है ना। चलें देख लेते हैं, आ जाएं। एक्यूरेसी ऑफ व्हाट? नो, एक्यूरेसी ऑफ द अमाउंट दैट हैज बीन क्रेडिटेड। क्रेडिट्स की वेरीफाई, अप्रूवल कहाँ कर रहा है वो, मैं ये कह रहा हूँ। तो मैंने वो क्या लिखा है आगे, वेरीफाई एक्सप्लिसिट सीनियर मैनेजमेंट अप्रूवल, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में जो आप जा रही हो ना, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि टेस्टिंग 20 एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द जनरल लेजर चेक एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है जो एक्यूरेसी क्रेडिट्स में आई हुई है, यानी मैंने NRV लॉस को डेबिट कर दिया, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया। वो बोला सिर्फ ये वेरीफाई कर रहा है, पर क्या वो प्रॉपरली ऑथराइज थी या नहीं थी ये वेरीफाई नहीं कर रहा, ये इसका मतलब है। इफ वी कैन रीड इट अगेन, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 एंट्री उठाई,
इन्वेंट्री का क्रेडिट चेक किया, वो सिर्फ क्रेडिट की एक्यूरेसी को वेरीफाई कर रहा है, पर क्या वो क्रेडिट ऑथराइज था भी या नहीं भी, उसको वेरीफाई। तो उसके लिए सजेशन क्या दिया हुआ है, वेरीफाई करें एक्सप्लिसिट सीनियर मैनेजमेंट अप्रूवल, क्योंकि लैक्स डायरेक्ट एविडेंस, इसमें मुझे एविडेंस कोई हासिल नहीं होता। तो वही तो हमने वीकनेस में सजेशंस में दिया, और फिर वो सजेशन दे दी कि हमें सीनियर मैनेजमेंट का एक्सप्लिसिट अप्रूवल देखना होगा अगर हम इस टेस्ट को करना चाहते हैं। तो ये था, यहां पे एक्यूरेसी का मतलब अमाउंट की वैल्यूएशन नहीं है, क्रेडिट्स की। हाँ, वो क्रेडिट्स की एक्यूरेसी डज नॉट मीन द अमाउंट इज एक्यूरेट। अगर इफ अमाउंट वुड हैव बीन एक्यूरेट आई वुडंट हैव प्रोवाइडेड द सजेशन, वहां पे सजेशन नहीं आती ना फिर ये वाली। तो हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि सही है क्रेडिट तो हो गया, पर क्या क्रेडिट सही अमाउंट से हुआ, ये चेक करने के लिए कंट्रोल लगाया गया है। और कंट्रोल ही में चेक नहीं कर रहा तो ये टेस्ट किसी काम का नहीं है। तो बस इसके पीछे ये मिथ है। सही है, चलें। सर वो सिर्फ, हाँ बिल्कुल, अप्रूवल नहीं वेरीफाई कर रहा। सेलेक्ट द सैंपल ऑफ GRN एंड GDN बुक टू द नियर टू द पीरियड एंड इंस्पेक्ट वेदर द रिस्पेक्टिव परचेज एंड सेल्स हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड और नॉट। देखो हमने इसका ये लिखा था, सेलेक्ट द सैंपल ऑफ डेबिट एंट्रीज। डिस्कनेक्ट हो गया, एक मिनट रुकना भाई। ये बंद हो गया। इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, आसान। अब आ गया ये, ओके। अच्छा भाई ये देखिएगा, इस सवाल के अंदर हमने ये लिखा, सेलेक्ट द सैंपल ऑफ डेबिट एंट्रीज एंड ट्रेस देम टू दी कॉरेस्पॉन्डिंग GRN एंड सेलेक्ट द सैंपल ऑफ क्रेडिट एंट्रीज एंड ट्रेस देम टू दी टू वेरीफाई इन्वेंट्री मूवमेंट ऑफ। देखो आप वेरीफाई ये करना चाह रहे हैं कि आपकी इन्वेंट्री की मूवमेंट, डेबिट हुए तो सही हुए, क्रेडिट हुए तो, उसके लिए आपका सबूत या रेलेवेंट एविडेंस क्या है, GDN और GRN, ऐसा ही है। तो आपने सिंपल, अच्छा एक बच्चे ने यहां पे लिखा था नियर टू द पीरियड एंड, दैट इज रॉन्ग। आप अगर पूरे साल की एक्यूरेसी को वेरीफाई करना चाह रहे हैं ना, तो आपने नियर टू द पीरियड एंड नहीं लिखना, आपने सैंपल पे कुछ भी डेबिट उठाने और कुछ भी क्रेडिट उठाने, और जितने डेबिट आपके हाथ में आए तो आपने उसकी ऑथेंटिसिटी को कैसे वेरीफाई करना है, सबूत इकट्ठा करके। और रेलेवेंट एविडेंस क्या है, GRN, डेबिट्स में GRN। अच्छा आपने क्रेडिट्स को पिक किया सैंपल बेसिस पे पूरे साल के, तो आप पे फिर ये फर्ज बनता है कि उसको वेरीफाई करने के लिए आपने तमाम के तमाम जो सैंपल में है उसके क्या देखने हैं, GDNs। तो आप ये सोचेंगे, आप ये बोल रहे हैं कि भाई मैं मूवमेंट्स की एक्यूरेसी को देखना चाह रहा हूं, तो जितने डेबिट्स हुए क्या वो ऑथेंटिक थे, नहीं थे। जितने क्रेडिट्स हुए क्या वो ऑथेंटिक थे, उसके लिए व्हाट रेलेवेंट एविडेंस आई वांट, GDN और GRN। ये थीम थी इसके पीछे। क्लैरिटी है, पक्की बात है। ऑनलाइन में तो प्लीज बता दो जी जल्दी से। सर अगर रिकॉन बन रही है तो वहां से ट्रेस कर सकते हैं। अगेन रिकॉन बन रही है तो वो उसने बनाई है, उसने क्या सही GDNs अकाउंट फॉर किए थे या नहीं किए थे आपको पता नहीं है। देखो दो अलग बातें हैं। आप अगर ये कहते हो ना कि उसने रिकॉन बनाई है तो रिकॉन को देख लूंगा, आपको रिकॉन की फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, डेली बनती है, 15 दिनों में बनती है, 20 दिनों में बनती है, या महीने में बनती है, वीकली बनती है। अगेन जब आप रिकॉन बना रहे थे, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या रिकॉन बनाते वक्त आपने एक भी अमाउंट को वेरीफाई किया था, या आपने सिर्फ देखा था वो रिकॉन बनाता है या नहीं बनाता? हाँ, आपने बेसिकली उसके कंटेंट्स चेक किए होंगे रिकॉन के, जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे होंगे। वो कैसे? आपने उसकी रिकॉन उठाई होगी,
आपने देखा होगा लेजर का बैलेंस विथ जीडीएन का बैलेंस या जीआरएन का बैलेंस, उसको मैचिंग हुई हुई होगी, टिक हुआ हुआ होगा, एक बंदे का साइन होगा। वो तो उस वक्त की कहानी थी भाईजान। आपके सैंपल में जो आया हो सकता है वो कुछ एक दिन जनवरी का है, कुछ 5 जनवरी का है, कुछ मार्च का है। तो क्या हर एक रिकॉर्ड को देखोगे? नहीं, आपने हर एक रिकॉर्ड में जो जीडीएन है वो एविडेंस चाहिए। ये कहलाता है टेस्ट ऑफ डिटेल। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये बड़ा खतरनाक मिसकॉन्सेप्शन है आपका। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो रिकॉर्ड परफॉर्म की थी ना, मैं उसी रिकॉर्ड को यूज कर लेता हूं। ओ भाई, वो उसका प्रोसेस है, वो कंट्रोल्स हैं, वो तो आपको तसल्ली देते हैं कि मैं काम कम करूं या ज्यादा करूं। अब मैं अगर कह रहा हूं कि आपने सैंपल सेलेक्ट किया, तो आपके सैंपल के अंदर तो कुछ भी आ सकता है, किसी भी दिन का आ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ऑथेंटिक एविडेंस उसकी रिकॉर्ड नहीं है, वो तो उस मैनेजमेंट के बंदे ने बनाई है। आपका रेलेवेंट एविडेंस होगा जीडीएन और जीआरएन। ये होता है कंट्रोल की असेसमेंट में। तो आपने, अच्छा मुझे बताओ, वो जो कंट्रोल की असेसमेंट आप कर रहे थे, आपके सैंपल में लेट से जुलाई का महीना आया हो टीओसी करते वक्त, और वो भी कोई एक दिन हो जिसमें वो रिकॉर्ड बना रहा है। अब आपने जो अपनी वेरिफिकेशन के लिए सैंपल उठाया है, हो सकता है उसके अंदर वो दिन या वो जीआरएन आए ना। यानी फॉर एग्जांपल आपने जब टीओसी किया तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आपके पास आ गया 29 जून। तो आपने देखा 29 जून को रिकॉर्ड बनी। मतलब ये बड़ी अहम बातें जो मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि ये फिर वो लिख के देगा आपको, बोलेगा बताओ इसमें गलत क्या है सही क्या है। वापस से आपने सैंपलिंग की टीओसी के अंदर, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल की जब आप लोग कर रहे थे सैंपलिंग, तो आपको 29 जून मिला। अच्छा, 29 जून में आपने क्या किया जानिए, आपने उठाया रिकॉर्ड और आपने देखा क्या जीएल और जीडीएन और जीआरएन के बीच में रिकॉर्ड बनी। तो कौन से दिन की? 29 जून। अच्छा, अब आपने सैंपल लगाया सारे डेबिट्स पे, ये देखने के लिए कि जितनी परचेजेस हुई क्या वो वाकई हैं या नहीं है। उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू वेरीफाई जीआरएन। परचेजेस मतलब जीआरएन। अच्छा, आपके सैंपल में आ गई 2 जनवरी, क्या वो उस रिकॉर्ड में थी या वो तो जून की है? हमें कौन सा सैंपल मिला? 2 जनवरी का। भाई 2 जनवरी के सैंपल में भी आप बोलोगे मुझे चाहिए क्या? जीआरएन। मैं अपना एविडेंस गैदर करूंगा, उसकी रिपोर्ट पे, उसकी रिकॉर्ड पे क्यों रिलाय करूंगा? उसकी रिकॉर्ड जब तुम देख रहे थे, तुमने सिर्फ एक्टिविटी देखी है कि क्या वो सही परफॉर्म कर रहा है, क्या उस पे साइन है या नहीं है। तो यही कहता हूं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सैंपल अलग होता है, इसमें सैंपल अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो वहां सैंपल लगाया वो यहां पे सेम उठ के आएगा। यहां पे मकसद अलग है, वहां पे मकसद, यहां पे अमाउंट्स को वेरीफाई कर रहा हूं, वहां पे एक्टिविटी वेरीफाई करता हूं कि क्या वो रिकॉर्ड बनती है, ये सही बनती है नहीं बनती, डिजाइन सही है या नहीं, सही बंदा कर रहा है नहीं कर रहा। वहां पे मकसद अलग है, यहां पे मकसद क्या है? अमाउंट्स वेरीफाई करना। इन ऑर्डर टू वेरीफाई द अमाउंट, इन ऑर्डर टू वेरीफाई द एक्यूरेसी, व्हाट यू नीड टू वेरीफाई जीआरएन या जीडीएन। क्लियर है? तो दोनों में ये बेसिक फर्क है। आई होप ये बात समझ आएगी। चलें, ओके सर, अगर यहाँ रिकॉर्ड भी नहीं बनती तो जैसे हम अपना सैंपल साइज इंक्रीज कर देंगे। जी बेटा, अगर यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं बनती तो आप मुझे बताएं आपको रिस्क किस चीज का होगा? कंप्लीटनेस का। तो फिर उस कंप्लीटनेस की रिस्क की वजह से आपका सैंपल साइज ऑल टुगेदर इंक्रीज हो जाएगा। चलें जी, रिकॉर्ड बने या ना बने, इससे एक्टिविटी टेस्टिंग है, उसको हम खुद एंट्रीज को रेलेवेंट जीआरएन से मैच करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, अच्छा ये तो ये भी है ना कि कंट्रोल जितने भी अच्छे लग जाएं ओवरराइड हो सकते हैं। तो उस ओवरराइड को वेरीफाई करने के लिए आपने टेस्ट ऑफ डिटेल तो लाजमी करना होता है, ताकि वहां पे चीज सामने आ जाए, या आ सकती है व्हाट्सएवर। पर सिर्फ कंट्रोल की रिलायंस, कंट्रोल की टेस्टिंग आपको एक्सटेंड बताती है कि मुझे आगे काम कितना करना है। क्योंकि अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं करूंगा, काम कम करेंगे, क्योंकि वहां पे रिस्क, क्योंकि कंपनी ने खुद इंटरनल कंट्रोल वाले अच्छे लगाए हुए हैं जो उस रिस्क को केटर करेंगे या मिटिगेट करेंगे। रिस्क कभी भी खत्म नहीं हो सकता। चलें, बट फॉर कंप्लीटनेस वेरिफिकेशन कांट वी टेक सैंपल ऑफ जीआरएन जीडीएन एंड चेक वेदर दे हैव बीन रिकॉर्डेड करेक्टली इन द रेलेवेंट डेबिट्स और क्रेडिट्स। अगेन मैं यहाँ पे जानी ये कह रहा था मुस्तफ़ा के मैंने यहाँ पे जितने डेबिट्स हुए ना उसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई करना है, जितने क्रेडिट्स हुए उसकी। तो अगर एक्यूरेसी का मतलब है अमाउंट, वैल्यूएशन, तो उस डेबिट्स की वैल्यूएशन को मैं कैसे केटर करूंगा? मैं सैंपल उठाऊंगा
GRN GDN से मैच करूंगा, क्रेडिट्स को उठाऊंगा GDN से मैच करूंगा क्योंकि इन्वेंट्री आउट हो गई है। ये मसला है इसमें मुस्तफा। एक्यूरेसी, हाँ कंप्लीटनेस की बात करोगे तो वाइस वर्सा जाओगे। कैसे? कोई भी एंड शंट GDN उठाओ और देखो रिकॉर्ड हुआ हुआ है, कोई भी एंड शंट GRN उठाओ देखो डेबिट पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है। यानी हमने तो यही सीखा है ना, रिकॉर्ड से आउट ऑफ द रिकॉर्ड जाओगे तो एग्जिस्टेंस एक्यूरेसी, बाहर से रिकॉर्ड्स में आओगे तो कंप्लीटनेस, वो जो हमने बेसिक थ्रेशोल्ड बनाया है। क्लियर है मुस्तफा? क्लियर है जानी? जल्दी बता दे तो आगे चलें। यस एक्यूरेसी ओनली, बिल्कुल। चलो अब हम आते हैं इंपेयरमेंट के ऊपर। अच्छा हमने पीपी वेरीफाई किया था। अच्छा पीपी के अंदर आपने मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की थी, ऐसा ही है? चलें ओके। अच्छा मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की थी फिक्स एसेट रजिस्टर ऑब्टेन करके, चलो ये भी बात समझ आती है। आपने फिक्स एसेट रजिस्टर ऑब्टेन किया था, आपने क्या किया था? फिल्टर्स लगाए थे कुछ, ओपनिंग को ओपनिंग से किया था, एडिशन को एडिशन से, डिस्पोजल को डिस्पोजल से। फिर आपने कहा था ये जो मैनेजमेंट के डिटेल रिकॉर्ड्स हैं इसके ऊपर मैंने टेस्ट किया था, जिसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल। अच्छा फिर मैंने क्या किया था? मैनेजमेंट के डिटेल रिकॉर्ड्स में से एडिशन पे फिल्टर लगाया था और एडिशन के सैंपल उठा लिया, ऐसा ही है? और उसको वाउच किया था सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, जैसे कि परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस, GRN GDN नहीं, बंगी गलत नहीं बोलना आज के बाद, GRN। अभी ये तेरा दूसरी बार हुआ है, सही? या तो बोलो ही नहीं या तो सोच के बोलो। सही है GRN। जब आप एसेट रिसीड करेंगे GRN, जब आप एसेट को जाने देंगे GDN। बस ये बात याद रखें, चाहे इन्वेंट्री हो या एसेट हो। सही है? आगे अच्छा हमने कहा ये तो एडिशंस के पैरामीटर्स हो गए। अच्छा एडिशंस को जो सैंपल उठ के आया था तुमने उसको फिजिकली जाके एक्सपेक्ट भी किया था कि क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? बिल्कुल जानिए, ऐसे और सवाल मिलेंगे, अभी शुरुआत है वो तो हम एक एक करके रोज ऐसा करेंगे आगे। अच्छा फिर मैंने कहा ये तो एडिशन हो गई, फिर आपने डिस्पोजल वेरीफाई किया, फिर आपने डेप्रिसिएशन किया, कैरिंग अमाउंट आ गई साल के आखिर में। फिर आपको पता लगता है जब आप काउंट पे गए थे या इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट से आपको एक रिस्क दिखा। अब बात करते हैं इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट की। इंटरनल ऑडिटर ने ये एक मुद्दा उठाया हुआ था कि कुछ एसेट्स ऑब्सोलीट हैं, कुछ एसेट्स एंड दे नीड टू बी इम्पेयर्ड, दे नीड टू बी इम्पेयर्ड। अच्छा तो यानी कहने का मतलब यह है कि आप इम्पेयरमेंट की बात तब करेंगे जब कोई इम्पेयरमेंट इंडिकेटर हो। इम्पेयरमेंट इंडिकेटर ये होता है ना कि एसेट डैमेज हो गया, हाँ पहला। दूसरा हमने कहा कि यार ऐसा भी हो सकता है कि एसेट तो चलो डैमेज हो गया, ये तो हमें दिख रहा है, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस हो गई। अब जैसे मैं अगर PDCL का ऑडिट कर रहा हूँ या यूफोन का, एंड आई नो इफ देयर इज अ 5G अबाउट टू कम, तो मेरे दिमाग में ये पहले से ही होगा कि मुझे इम्पेयरमेंट पे काम करना है। तो क्या इम्पेयरमेंट का रिस्क हर जगह मौजूद होगा? इंडिकेटर होंगे तो मौजूद होगा। यू कैन नॉट से कि यार मतलब इम्पेयरमेंट हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है। एक और चीज़, जब मैं किसी टेलीकॉम का ऑडिट कर रहा हूँ और उस टेलीकॉम कंपनी में, मेरी बात फोकस होकर सुनना, उस टेलीकॉम कंपनी में लॉसेज आए जा रहे हैं। अच्छा लॉसेज आए जा रहे हैं मतलब कैश फ्लो इश्यूज हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब ये है कि रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट है, उसकी वैल्यू इन यूज़ क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ये भी रिस्क केटर हुआ, पर ये कैसे? जब हालात वाक़यात थे। अच्छा अभी जब मैं वो PDCL का ऑडिट कर रहा था ना, तो उसकी सब्सिडरीज हैं वो आप जाके सेगमेंट में भी देख सकते हैं। सेगमेंट का मतलब है एक से ज़्यादा सेगमेंट। PDCL वायर लाइन सेगमेंट है कि लाइंस के ज़रिए इंटरनेट जाता है। जो यूफोन है वो वायरलेस सेगमेंट है क्योंकि उसमें लाइंस की नीड नहीं होती है, वो नेटवर्क कनेक्टिविटी है। बात समझ आ रही है? तो आप PDCL के अकाउंट्स खोलेंगे ना, तो सेगमेंट के नोड के अंदर उसके 3 सेगमेंट आते हैं, वायरलाइन, वायरलेस, बैंकिंग, क्योंकि उसका एक बैंक भी है, यू बैंक, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो कितने सेगमेंट्स हैं उसके? वायरलाइन। अच्छा अब सुनना, वो रिव्यूअर मुझे कहता है वही वाली बात जो अभी मैंने कहा था ना, वो जो इतनी कहानियाँ इकट्ठा हुई हैं वहाँ से, तो वो भी बड़ी सीख थी, उसको जो जवाब दिए वो भी एक मतलब अच्छी चीज़ थी कि यार क्या इसको कैसे केटर करना था। अच्छा
सामने वाला रीवे मुझे कह रहा है कि सिंस, मैंने आपको उसका ना हल्का सा हिस्सा पहले भी बताया था कि सिंस there are huge assets, a lot of assets, almost 50% of the balance sheet is occupied with the fixed assets, then why you haven't marked impairment risk? तो आपको याद है मैंने कहा था, मैंने उसको जवाब दिया था कि उसके प्रॉफिट्स हैं, उसमें कोई कैश फ्लो इश्यूज नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने उसको बेची। पर मैंने उसको इसके साथ एक बात कही थी, इफ़ यू गो इनटू माय फाइल एंड सी, आई हैव मार्क्ड रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट इन द वायरलेस सेक्टर। यानी कंसोलिडेटेड बुक्स में पूरी सब्सिडीज के एसेट्स होते हैं ना, मेरे सब्सिडीज के सबके, तो क्या वो सारे एसेट्स का खर्चा है या सिर्फ रेलेवेंट सेगमेंट का? मैंने उसको कहा भाईजान मैंने बिल्कुल इम्पेयरमेंट का रिस्क मार्क किया, बट नॉट ऑन PDCL, द वायरलेस सेगमेंट, दी वायरलेस सेगमेंट। अच्छा, वायरलेस सेगमेंट पे इसलिए किया था क्योंकि वो वायरलेस सेगमेंट के कैश फ्लो सही नहीं आ रहे थे, लॉस थे, जिससे वो रिकवर हो रहे हैं। पर मेरे लिए इम्पेयरमेंट इंडिकेटर था, मैंने उस पर काम करना था। तो मैंने उसको ये बोला कि इफ यू आर टेलिंग मी टू मार्क रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट ऑन द एंटायर एसेट्स, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज आई नीड टू लुक एट वेयर द इम्पेयरमेंट रिजाइड। इम्पेयरमेंट मौजूद का है, मैं वहां काम करूंगा। जहां इम्पेयरमेंट मौजूद नहीं है, मैं पागल हूं, मैं बिला वजह काम करूंगा वहां पे। मतलब रिस्क असेसमेंट की तो धज्जियां उड़ा दी ना आपने। मतलब आप कैसे कह सकते हो कि यार जहां इम्पेयरमेंट का रिस्क नहीं है वहां भी काम करो। मैं कह रहा हूं आप सेगमेंट जाके देख लो, एक सेगमेंट प्रॉफिटेबल, कैश रिच, कोई इशू, उसके एसेट्स इंपेयर्ड हैं। पर हाँ, इफ यू टॉक अबाउट अदर सेगमेंट जो कि वायरलेस है, उसके कैश फ्लो भी नेगेटिव, लॉसेस आ रहे हैं, इक्विटी नेगेटिव है। तो मैंने कहा भाई उसके दो मसले, एक तो उस सेगमेंट के गोइंग कंसर्न का मसला, नहीं आई बात समझ, और दूसरा इंपेयरमेंट का मसला। तो मैंने कहा भाई मैंने वहां पे मार्क किया है, वहां पे मैं काम करूंगा। तो पहले बताओ इंपेयरमेंट के ट्रिगर समझ आते हैं कि इंपेयरमेंट जब ट्रिगर होगी तो काम करना है। पर वो ये कहता है कि आप प्लीज खुदा के वास्ते सिंपल एक काम करो, जब रिस्क असेसमेंट कर रहे हो ना ये सारी चीजें तब देख लेना। तो हमने आई थिंक जो बेसिक रिस्क किए थे उसी में इंपेयरमेंट रिस्क भी देखा था हमने, कि याद है लॉसेस आ रहे थे, कैश फ्लो नेगेटिव हो रहे थे, तो वो यही तो देख रहे थे हम। पर हमने कहा था वहां पे रिस्क अगर मार्क होगा तो आगे जाके मैं ऑडिट करूंगा। तो मैंने भी उसको यही जवाब दिया, भाई जब मैं रिस्क असेसमेंट कर रहा था तो मुझे ये रिस्क नजर नहीं आया, पर क्या मुझे पूरे ग्रुप पे नजर नहीं आया या एक सेगमेंट पे आया? एक सेगमेंट पे आया, मैंने उस पर मार्क किया हुआ है और उस पर मैंने टेस्टिंग भी की हुई है। तो आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि टेस्टिंग क्या की हुई है। तो वो वहां पे तसल्ली बख्श हो गया। नहीं, अब देखो जब ग्रुप की बात करते हो ना, तो एक पेरेंट है, उसकी सब्सिडीज हैं, तो सब्सिडी जब उठ के यहां आती है तो उसका एक सेगमेंट बन जाती है ना, अगर उसका बिजनेस अलग है। तो जैसे PDCL है वो वायर लाइन बिजनेस में है, यूफोन वायरलेस बिजनेस में। अच्छा, अगर एग्जांपल दे रहा हूं, ये तो मार्केट में मशहूर भी है, मैं छुपाऊंगी क्योंकि तो पता है सबको, पब्लिक इंफॉर्मेशन है। अगर PDCL टेलीनॉर को एक्वायर करने वाला है, टेलीनॉर अभी भी हमारी क्लाइंट है EY का, PDCL टेलीनॉर को एक्वायर करने वाला है, मैं आपको बताऊं वायरलेस सेगमेंट के 2 सेगमेंट प्लस हो जाएंगे, क्योंकि IFRS 8 में लिखा हुआ है कि जो सेम नेचर के होते हैं, जिसका बिजनेस कस्टमर सेगमेंट सेम होता है, वो एक बताते हैं। तो वो जब ऑल टुगेदर अपने एक और नए सेगमेंट को खरीदेगा, मतलब सब्सिडी को खरीदेगा, तो वो दोनों को मिला के एक दिखाएगा, क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, कंज्यूमर सेम है, वो सारी कंडीशंस हैं उसकी। कल ही बताया ना ऐसे ही, मुझे पता था। इधर साइलेंट बिल्कुल इधर। अच्छा, क्योंकि देखो फोकस तो फोकस, मतलब भूल जाता हूँ वरना मैं, इसलिए कह रहा हूँ इधर। चलो अच्छा, अब मैंने ये कहा, पहले बताओ ये लॉजिक समझ आती है कि अगर PDCL टेलीनॉर को भी एक्वायर कर ले तो उसके वायरलेस सेगमेंट में इजाफा हो जाएगा। कैसे? उसके एसेट्स बढ़ जाएंगे, उसकी अर्निंग्स आ जाएंगी, तो वायरलेस सेगमेंट में इजाफा हो जाएगा, बैंकिंग अपनी जगह रहेगा। तो कितने सेगमेंट हो गए? 3। तो अगर तुम ग्रुप अकाउंटिंग करते हो ना, तो आपको ये देखना पड़ता है, मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों के कोर्स का पार्ट नहीं था FAR 1 में, उसको हम कहते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। क्या कहते हैं? अच्छा, कैश जनरेटिंग यूनिट का मतलब यह है कि वो पूरे ग्रुप से इंडिपेंडेंट अलग से आपको कमा के दे। यानी आप पूरे ग्रुप को देखो जिसके अंदर पेरेंट और उसकी 2 सब्सिडरीज हैं, और अगर आप ऑल टुगेदर उसके अंदर एक और डाल दो टेलीनॉर, तो कितनी सब्सिडीज हो गई? 3।
सब्सिडरीज 3 हो गई, सेगमेंट एक कहलाएगा। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि सब्सिडरी सेगमेंट रिपोर्टिंग एक होती है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो सेगमेंट अलग है। हाँ, उसको देखने का नजरिया एक होता है, सेगमेंट है पर उसको हम कहते हैं एग्रीगेशन क्राइटेरिया कि सेगमेंट को एक कर लो। चले, ये तो एक बैकग्राउंड हो गया। अच्छा, फिर मैं ये कह सकता हूं कि आपके जो पेरेंट है उसकी सब्सिडरीज ये पूरा ग्रुप हो गया। इस ग्रुप के अंदर कोई एक सीजीयू कैश जनरेटिंग यूनिट प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, हाँ या नहीं? सारे क्यों नहीं हो सकते? हर कोई अपना कैश इंडिपेंडेंट जनरेट कर रहा है, हर कोई अपना कैश। तो अगर वैसे मैं तुमसे कहूं वैसे कि अगर हम एआरटीडी के अंदर एक ऑल टुगेदर सेगमेंट खोलने, लेट से पहले खोला भी था एआरटीडी कॉलेज, अच्छा कॉलेज मतलब फर्स्ट ईयर इंटर, फिर हम बोले 1 क्लास से लेके यहाँ तक खोलने, बच्चे भाग रहे हैं बाहर, तुम पकड़ रहे हो, चल भाई अंदर क्लास चल रही है, सही है, एक एक बच्चा एक एक गोद में बिठाया हुआ है, चलो भाई ऑडिट चल रहा है इधर, चलो। खैर, कहने का मतलब यह है कि हमने जब वो सेगमेंट खोला तो आप प्लीज सुनिएगा, उसके एसेट्स हमने अलग एलोकेट किए, हाँ या नहीं? एसेट्स मिले होंगे उनको। अच्छा, वो होने लग गया लॉस मेकिंग। इसका मतलब यह है कि एआरटीडी के 2 कैश जनरेटिंग यूनिट थे, एक सीए कॉलेज, एक इंटर कॉलेज। तो इसका मतलब यह है कि सीए कॉलेज इंपेयर्ड था या इंटर कॉलेज कैश जनरेटिंग यूनिट वो इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट कर रहा था। तो हमने उसकी इंपेयरमेंट असेसमेंट की, हमें नहीं समझ आया, बंद कर दिया, फोकस नहीं था ना, सीधी सी बात है। तो पहले बताओ, ये 2 मसले अलग अलग समझ आते हैं कि देयर इज अ लाइक्लीहुड कि पूरी कंपनी में कैश जनरेटिंग यूनिट हो जो कि प्रॉब्लमेटिक हो, तो इंपेयरमेंट उस पर आ सकती है। बट कैश जनरेटिंग यूनिट का मतलब ये होता है कि वो इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट करता हो, इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट करता हो, जो कि वो करता भी था। तो फिर हमने देखा यार, अगर मैं एआरटीडी के असासे देखूं तो सारे एसेट्स आ रहे हैं, पर कुछ एसेट्स उसको एलोकेट हुए थे। तो क्या सारे एसेट इंपेयर्ड थे या वो जो उसको एलोकेट हुए थे? वेरी गुड, क्योंकि वो एसेट्स यूज करके वो कमा रहे थे, पर वो कमाई उस एसेट्स की कैरिंग अमाउंट से कम थी, यानी रिकवरेबल अमाउंट, तो वो एसेट्स इंपेयर्ड थे। तो अकॉर्डिंगली हम इंपेयरमेंट असेसमेंट करते ही इसलिए हैं ताकि ये देख सकें कि किस सीजीयू को एसेट्स एलोकेट हुए हुए हैं, क्या वो एप्रोप्रिएटली उसमें उतनी कमाई करके दे रहे हैं। हाँ, अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होती है हम बोलते चलने दो, कोई इशू वाली बात। तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग का जो मकसद होता है वो ये होता है, यार ये देखो कि जितने एसेट वो यूज कर रहा है क्या वो डेड एसेट्स तो नहीं है, जाया तो नहीं हो रहे। अगर जाया हो रहे हैं तो वहां पे एसेट एलोकेट करने का मकसद ही नहीं है यार, आप और लॉस करोगे, इससे अच्छा एक काम करो, बंद ही कर दो, वो एग्जिट होता है। पर वो कब पता लगता है? जब आप ये इंपेयरमेंट असेसमेंट, तभी तो वो कहता है यार आपकी रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ है, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो वही तो हम देख रहे होते हैं उसमें असेस करने के लिए कि क्या हम वाकई में अपने एसेट से ज्यादा कमा पाएंगे। हाँ, अगर वैल्यू इन यूज कम भी और फेयर वैल्यू ज्यादा है, जो कि लीज लाइकली होता है, हमेशा वैल्यू इन यूज क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अगर ऐसा सीन है भी तो आप ये कहो कि सही है यार, चलाते हैं, बेच देंगे, कमा लेंगे। पर अगर ऐसा कोई सीन नहीं है और आपकी रिकवरेबल अमाउंट आपके सीजीयू के तमाम एसेट से नीचे है, तो इसका मतलब इट इज यूजलेस कि आप उस सेगमेंट को चलाएं। पहले बताओ, कहानी समझ आती है जानी? तो ये एक ओवरव्यू हो गया। सर, अगर एग्जिस्टिंग एसेट्स यूज हो रहे हैं न्यू सेगमेंट में तो क्या केस होगा? एग्जिस्टिंग एसेट्स यूज हो रहे हैं न्यू सेगमेंट में? नहीं, एग्जिस्टिंग एसेट्स यूज हो रहे हैं, आप एलोकेट करोगे ना। ऐसे थोड़ी ना है कि एक ही क्लास में इंटर को भी सीए को भी, यहाँ पे एक टीचर बोल रहा है, वहां पे दूसरा टीचर बोल रहा है, वो बोल रहा है सर समझ नहीं आ रहा, भाई तू बात ही सीए वाली सुन रहा है, और वो सीए वाला बच्चा इंटर वाले से पूछा सर ये क्या चल रहा है, वो डेरिवेशन करा रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एलोकेशन का मतलब है उसके एसेट्स अलग हो जाएंगे, फिर ज्वाइंट यूज तो नहीं होगा। एलोकेशन ऑफ एसेट का मतलब क्या भाई? अगर एआरटीडी की एक बिल्डिंग है तो हमने उनको पूरा फ्लोर दिया था ऊपर, उसके जितने भी एसेट्स एसी वगैरह ओवरहेड सब अलग थे उसके, तो हम असेसमेंट कर रहे थे ना उसकी, तो वो अलग थे। अब ऐसा थोड़ी ना कि एक ही एसी आधा करके ले गया, आधा तू चला आधा मैं चलाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। एलोकेशन होगी। तो एक बात समझ आती है, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। चलो, हाँ भाई क्या बोल रहा है तू? ये बोल रहा है, चलो सही है, इधर आगे चले। अच्छा पहले इधर प्लीज फोकस 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 इधर। यानी हमें एक बात समझ आई कि सर हमें इंपेयरमेंट पे काम कब करना है? जब इंडिकेटर। तो मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, एसेट गॉट डैमेज, कंटिन्यूस लॉसेस एंड डिक्लाइनिंग सेल्स और रैपिड। तो आई होप आपको एक रिव्यू मिल गया जो हमने पहले किया था, जिसके अंदर हमने ये सारे फैक्टर्स देखे थे।
पहले भी देख चुके हैं, अभी कनेक्ट करने के लिए बहुत लाजमी था कि किसी सवाल में अगर ऐसा हो तो आपने बोलना है कि इंपेयरमेंट का रिस्क एग्जिस्ट करता है। चला अच्छा, अगर मतलब अलग सेगमेंट के एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग अलग होगी। जी बेटा, अलग सेगमेंट के एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग। अच्छा, अगर आपको आपके 10,000 सेगमेंट से क्यों ना हो और कोई इंपेयरमेंट इंडिकेशन नहीं है तो फिर कोई मसला तो नहीं है ना भाई। वैसे ही प्रॉफिटेबल है, वैसे ही रिकवरेबल अमाउंट हमारी ज्यादा है, तो हमें ये पंचायत ही नहीं होनी चाहिए। हम रिस्क क्यों मार्क करेंगे? रिस्क कब आएगा? जब हालात वाकयात होंगे, और हालात वाकयात आपके सामने इंडिकेटर्स। तो अगर इंपेयरमेंट इंडिकेटर होंगे, यस यू विल गो फॉर इट। इफ देयर इज नो इंपेयरमेंट इंडिकेटर यू विल नॉट गो फॉर इट। क्लियर है? अच्छा देखो, यही बात है ना, अगर समझने की, जानी बातें नहीं, यही बात तो समझने की है कि यार मैं अपना बिला वजह टाइम क्यों जाया करूं उस जगह पे जहां पे कोई मसला है ही नहीं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको शुरू में रिस्क असेसमेंट की थी, कोई इंपेयरमेंट इंडिकेटर नहीं मिला, पर आप जब एसेट्स के फिजिकल काउंट पे गए तो आपको पता लगा भाई तो सारे एसेट डैमेज पड़े हुए हैं, अब इंडिकेटर आ गया। तो पहले फाइनेंशियल्स को देख के समझ नहीं आ रहा था, फिजिकली हम जाके देखा तो समझ आ गया, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट से पता लग गया। तो ये सारी चीजें अलामत होती हैं कि इंपेयरमेंट एग्जिस्ट करती है, पर वो कब? जब ऐसे हालात वाकयात अकर हों। अगर नहीं है तो नहीं है यार, मतलब आप क्यों काम करोगे फजूल में उसके ऊपर? क्लियर है? तो आप जब फिजिकल एसेट की इंस्पेक्शन भी कर रहे होते हो तब भी आप एग्जिस्टेंस के साथ ही वेरीफाई कर रहे होते हो, चेक कर रहे होते हो क्या वो प्रॉपर क्वालिटी में मौजूद हैं या नहीं है। चलें, ये तो हो गई बात, रिस्क को खींच के वापस ले आए कि ये रिस्क था, क्योंकि मैंने आपको फिर कहा था कि जब मैं सब्सटेंटिव कराऊंगा तो लिंक करूंगा कि क्या क्या मसले थे, उस पर ऑडिट क्या क्या होगा। आज तक उसने ऐसा सवाल नहीं पूछा सर न्यू एसेट्स मंगवा रहे हैं तब भी इंडिकेटर हैं। बेटा, न्यू एसेट मंगवाऊंगा तो क्यों इंडिकेटर होगा? एक बात है, अगर न्यू एसेट मंगवा रहा हूं तो वो तो भी ताजा ताजा एसेट है। हाँ, आप ये कहो कि जैसे मैंने आपको वायरलेस सेगमेंट की एग्जांपल दी, वायरलेस सेगमेंट के अंदर वो न्यू एसेट्स मंगवाता जाएगा, वो भी इंपेयर्ड ही होंगे। क्यों? क्योंकि वो जितना नेटवर्क लगाया जा रहा है उसकी रिकवरी। तो एक चीज आप सीखें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऑल्दो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। जब वो वायरलेस सेगमेंट नए एसेट्स मंगवा रहा था ना, मैं एसेट बाय एसेट टेस्टिंग नहीं करता, सारे सीजीयू के एसेट्स को मिलाता हूं, एक जगह रखता हूं, चाहे वो टावर हो, बिल्डिंग हो, जनरेटर हो, सब, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अलग से जनरेटर कुछ नहीं जनरेट कर सकता, अलग से टावर जब तक कनेक्शन नहीं हो तब तक कुछ जनरेट। मैं सारे एसेट्स को मिलाता हूं और देखता हूं ये कैरिंग अमाउंट है, और देखता हूं पूरा बिजनेस सीजीयू क्या कमा रहा है। अगर पूरे सीजीयू की कमाई इससे ऊपर है तो सही है, अगर इससे नीचे है, और ये तो सोचो ना, अगर मैं इसमें एसेट्स डाले जाऊं तो कैरिंग अमाउंट ऊपर जाती रहेगी, रिकवरेबल अमाउंट अपनी जगह है। तो कहने का मतलब है वो एसेट जो खरीद के आ रहे हो वो भी इंपेयर्ड होंगे, पर अगर होंगे या चेक करना है, अभी अंदेशा है, चेक करना है, अभी अंदेशा है। क्लियर है? चलें सर, वो तो आप ये कह रहे हैं ना कि उससे एक्सेसिव एसेट्स हैं तो इंपेयरमेंट है उस न्यू एसेट्स की। बेटा, अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने क्या बताया कि न्यू एसेट्स पहले देखो आ कहाँ रहे हैं। क्या यहां पे मैं एग्जाम्पल देता हूं, प्लीज सुनिएगा, समझिएगा प्लीज फोकस के साथ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं उस कॉलेज की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहा था तो क्या मैं एक एसी की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करता? सारे चेयर्स वगैरह सब, यानी सबको देखना है ना, सब रिकवरेबल है या नहीं है। सबकी रिकवरेबिलिटी कैसे देखेंगे कि पूरा कॉलेज कितना कमा रहा है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, पूरा कॉलेज। अच्छा, यहां पे सारे सीजीयू की कैरिंग अमाउंट और सारे सीजीयू की कमाई, और फिर देखते हैं कि सारे सीजीयू की कमाई के बनिस्बत ये एसेट्स कितने के बिकेंगे, फेयर वैल्यू लेस विच एवर इज हायर होता है ना। अच्छा, मैंने रिकवरेबल अमाउंट भी निकाल ली, मैंने कहा ये सारे एसी, चेयर, रूम्स वगैरह सब यूज करूं तो मैं क्या कमाता हूं? उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आपने सीखी है। और या तो मैं इसको आज खड़े खड़े बेचूं तो क्या कमाता हूं। हमने दोनों को रखा, हमने कंपेयर किया कि मेरी रिकवरेबल अमाउंट कम आ रही है, मेरी रिकवरेबल अमाउंट। तो आप क्या कहेंगे, आपका एक एसेट इंपेयर्ड है, पूरा सीजीयू। अच्छा, फिर आप सीए फाइनल में जाके सीखेंगे कि पूरे सीजीयू की इंपेयरमेंट उस एसेट्स के रेशियो में बढ़ती है, यानी इंपेयरमेंट तो ओवरऑल नंबर आ गया ना। अब आप बोलोगे पूरा सीजीयू है, उसकी कैरिंग अमाउंट पे बोलता है एलोकेट कर दो हर एक एसेट को, क्योंकि आपका एक एसेट इंपेयर्ड नहीं था, सारे एसेट इंपेयर्ड थे।
तो सारे एसेट्स की इंपेयरमेंट सबको ही मिलेगी ना, तो हमने भी किसको एलोकेट की, सबको, तो टेस्टिंग सबकी की थी, ओवरऑल ही की थी। तो यही तो लॉजिक थी इसके पीछे कि जब एसेट सारे इंपेयर्ड हैं तो टेस्टिंग भी, तो इंपेयरमेंट जो आएगी वो भी, तो एलोकेशन भी सब पे ही होगी। ये एक सीन था इसके अंदर। हाँ, अब जो मैं आपको सीन बता रहा हूं कि आप फिजिकली इंस्पेक्ट करने गए, आपको देखा 2-3 एसेट्स इंपेयर्ड हैं यानी खराब हैं, तो सिर्फ उनको अलग से करो यार, वो अलग सीन है। हम जो बात कर रहे हैं बड़ी हाई लेवल कर रहे हैं। वो देखो मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं बोलता तुमने FAR 1 में इंपेयरमेंट पढ़ा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो लेंगे। वो भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो तब आती है जब आप पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट की बात करो। अब एक लैपटॉप है, उसके क्या तू प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा भाई? एक लॉजिकल बात है ना, बिजनेसेस ऐसे ऑपरेट नहीं करते, बिजनेसेस पूरे CGU के बेस पे ऑपरेट करते हैं। मैं देखो मेरे लिए बड़ा आसान है बेवकूफ बनाना, मैं बोलूं भाई तुमने सीखा हुआ ना वहां पे प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, तुम कंपेयर करोगे, ओह मजा आ रहा है। पहले क्रक्स तो समझ लो कि हम टेस्टिंग किसकी कर रहे हैं, एक एसिड सिंगुलर एसिड की कर रहे हैं या पूरे CGU की? ये कॉन्सेप्ट पूरे CGU पे अप्लाई होता है। अब एक कंपनी है, एग्जांपल दे रहा हूं, वो पूरा प्लांट एंड मशीनरी लगा के बैठी हुई है, जैसे सीमेंट कंपनी है लेट्स से, उसका पूरा प्लांट है। मैं आपसे पूछता हूं उस प्लांट में मल्टीपल इक्विपमेंट्स भी साथ साथ लगे हुए हैं, क्या वो प्लांट के बगैर वो इक्विपमेंट किसी काम के हैं, या वो कंबाइन कैश जनरेट करते हैं? कंबाइन कैश जनरेट करते हैं। पहले बताओ इतनी बात समझ आती है? अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बोलूंगा भाई ये काम करते हैं, देखते हैं ये प्लांट, पूरा प्लांट अलॉन्ग विद इट्स इक्विपमेंट कितना कमा के देता है। वो हो गई रिकवरेबल अमाउंट की वैल्यू इन यूज, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। और मैं देखता हूं खड़े खड़े प्लांट कितने का बिक सकता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, विच एवर इज हायर, मैं देख लूंगा। पर ये ब्रॉडर कैटेगरी में बात कर रहा हूं। हाँ, अब यूं सोचो कि अगर आपको वैसी प्लांट की इंस्पेक्शन करने गए तो आपको एक चीज उसमें खराब दिखी, अच्छा वाकई, और कोई आपको इंपेयरमेंट इंडिकेटर नहीं है कि लॉसेस होने, कुछ भी नहीं है, आपने उसको बोला भाई ये डैमेज हुआ था, मैंने देख के आया हूं, उसको रिप्लेस करो, उसकी वो जो आ रही है कैरिंग अमाउंट वो कुछ भी नहीं है, कितने का भी नहीं बिकेगा, उसको आप प्रोवाइड करो, इस पे लॉस बुक करो इंपेयरमेंट। तो आप क्या पूरे CGU की बात कर रहे हो या एक एसेट की? एक एसेट की। अच्छा, वो पता है क्या सामने से जवाब देते हैं, क्लाइंट ऐसे जवाब देते हैं, बोलते हैं भाई ये जो एसेट लगा हुआ है ना ये भी इंपेयर्ड नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोला इंपेयरमेंट असेसमेंट तो मैं कंबाइन करता हूं और कंबाइन एसेट तो मुझे कमा के दे रहा है। हाँ, तुम ये बोलो रिप्लेस कर देता हूं, सही है, उसको हटा के नया रिकॉर्ड कर लूंगा, पर मेरा पूरा CGU इंपेयर्ड नहीं है, क्योंकि जिस एसेट की आप बात कर रहे हैं वो अलग से इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? पूरा CGU कंबाइन देखा जाता है। तो ऐसा भी आप देखेंगे। अच्छा, मैं एक कंपनी का ऑडिट करता था, वैसे बता रहा हूं, जो कि टर्किश कंपनी थी जो विंड पावर से एनर्जी बनाती है, विंड पावर से। अभी देखना थी, मतलब इसमें सीन देखना कि क्या वो अकाउंटिंग में खेल रहा था, हमने उसको समझाया, सुनना इधर। अच्छा, अब हुआ क्या, तुम लोग मुझे बताओगे ये गेम समझ गए ना? मैं बोलूंगा तुम्हें वाकई इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फिर आगे आसानी हो जाएगी। सुनना, वो विंड पावर से बनाए थे, उनके पास विंड पावर के जो पंखे हैं ना वो आई थिंक 11 थे, और एक ही कोई बहुत महंगा होता है, बिलियंस में होता है। अच्छा, अब हुआ क्या, अब वो पंखा क्या करता है, जब ना हवा चल रही होती है ना तो उसको फोर्स लगाता है ताकि रुके ऑपोजिट डायरेक्शन में, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी प्रोड्यूस होकर NTDC को जाती थी, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी को, कनेक्शन लगे हुए थे। अच्छा, उसमें से एक पंखा हो गया खराब। अच्छा, हम इंस्पेक्शन पे गए थे, 10 के 10 घूम रहे, एक रुका हुआ। अच्छा, हवा से तो वो भी घूम रहा, पर उससे कोई एनर्जी, अच्छा क्यों? क्योंकि वो ऑपोजिट फोर्स में उसको रोक नहीं रहा था, तो खराब है ना, नहीं रोक रहा। अच्छा, हमने कहा ये क्या भाई 10 चल रहे हैं एक नहीं चल रहा, ये तो इंपेयर्ड है। सामने से जवाब क्या देता है, भाई कैश जनरेटिंग यूनिट है, सारे पंखे एक साथ। मैंने कहा बेटा तू गलत कह रहा है, ये मेरे को नहीं, मेरी क्लास ली होगी तूने इसलिए बोल रहा है, तो सुनना। मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा ये मुझे नहीं सिखाना, मैंने कहा वो पंखा अगर बंद भी है तो बाकी 10 चल रहे हैं, इसका मतलब है वो अकेला कैश जनरेटिंग यूनिट है। अगर मैं ये 10 भी बंद कर दूं ना और तू वो एक चलाए, तब भी तेरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट करने की इस्तात। आप ये बोलते ना मुझे कि 10 के 10 पंखे एक साथ या 11 के 11 एक साथ चलेंगे वरना एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होती, मैं कहता CGU है। पढ़ा गया वहां पे, बोला अब क्या करें? मैंने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है, अब आप एक पंखा उठाएं और देखें उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है इन फ्यूचर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू लें। बोले सर बेहतरीन हो गया, पूरा समझ आ गया। सुने, उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू लें, आपको वैल्यू इन यूज मिल जाएगी।
और देखो वो पंखा अलग से कितना मिलता है, विच एवर इज हायर, हो गई इंपेयरमेंट। तो बाकी एक खराब था तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी एक ही होगी। लॉजिकली कनेक्ट हो गए, ये बताना चाह रहा था। देखो अगेन इट इज वेरी इजी फॉर मी टू ड्रैग यू टू द टाइम कि भाई मैं आपको बोलूं कि यार आपने तो इंपेयरमेंट सीखी हुई है ना। इंपेयरमेंट की असल मतलब ये है, असल मतलब ये है कि भाई इंपेयरमेंट टेस्टिंग कैसे होती है, कैसे, और आज पता चली मुझे, चलो खैर एनीवेज पता लग गई ना। इंपेयरमेंट की दुनिया में एंटर हो गए, अब एक स्टेप इसको आगे लेके जाते हैं। प्लीज मुझे कंफर्म कर दो जानी ऑनलाइन, तो जल्दी से जल्दी से सारे बच्चे। अच्छा इस केस में जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दी, जल्दी बताना जानी, इस केस में जो मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दी, इस केस में इस पंखे की इंपेयरमेंट बाकियों को एलोकेट होगी, ये है ही अलग इंडिपेंडेंट। अच्छा अगर एग्जांपल दे रहा हूं सबकी मिला के होती तो फिर एलोकेट होती हर किसी की कैरिंग अमाउंट पे, डिपेंड करता है कि कब कब खरीदेगा, अलग अलग टाइम पे तो अलग अलग कैरिंग अमाउंट होगी। जी तीन सेगमेंट्स थे, सही है, टेलीनॉर, यूफोन, पीडीसीएल, यूबैंक, चार हो गए। नहीं गलत, रिपोर्टिंग एक साथ होती है डजंट मीन कि एसेट्स एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप कैश जनरेटिंग यूनिट की आपने मतलब कॉन्सेप्ट की बजा दी। कैश जनरेटिंग यूनिट के जानू मतलब यह है कि एक सेगमेंट अलग से कैश जनरेट कर सकता है, तो यूफोन अलग कर सकता है, टेलीनॉर अलग कर सकता है, तो इन दोनों की इंपेयरमेंट टेस्टिंग अलग अलग होगी ना, क्योंकि इसके एसेट्स अलग हैं, इसके एसेट्स। हाँ अब जो होने वाला है वो ये है, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम खुद जवाब दोगे। मैं एक काम करूं, टेलीनॉर का नाम खत्म करूं और टेलीनॉर के एसेट्स यूज करूं यूफोन के साथ मिला के, ताकि नेटवर्क कनेक्टिविटी इनहांस हो जाए। अब एक साथ होगी दोनों के एसेट्स मिला के, क्योंकि रेवेन्यू भी दोनों का एक साथ आता है। अब मिला के देखोगे, पर जब तक अलग हैं तो अलग देखोगे, क्योंकि देखो कहने का मकसद ये है कि जब तक वो टेलीनॉर के नाम से चलेगा तो उसकी अपनी आइडेंटिटी है, अपनी जनरेशन है, अपना रेवेन्यू है। वो टेलीनॉर के एसेट्स यूफोन यूज नहीं कर सकता। हाँ अगर मैं बोलूं साइनर्जिक इंपैक्ट के लिए मैंने दोनों के एसेट्स को मिला दिया, अब आप दोनों को एक साथ टेस्ट करोगे, पर रीजन इसके पीछे क्या है, वो दोनों एक हो चुके हैं। अभी जो मैं बता रहा था उसमें से प्रेजेंटेशन वाइज एक हुए थे, रेवेन्यू जनरेशन में एक, तो फर्क समझ आता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंटेशन एंड द एक्चुअल सीजीयू। तो आप जाके पहले कैश जनरेटिंग यूनिट तो समझो कि है क्या। वो ये है कि एक पूरा जनरेटिंग यूनिट अलग से इंडिपेंडेंटली आपको कैश जनरेट करके दे। क्लियर है? सेगमेंट नहीं थे भंगी, सीजीयूज थे। सेगमेंट एक है, वो सेगमेंट एक है। मैं आप बात नहीं समझ रहे, सेगमेंट एक है। सेगमेंट एक का मतलब ये होता है कि आपके पूरा जो भी ये विंड पावर से जनरेशन हो रही है वो एक ही सेगमेंट। आप ये नहीं कह सकते ना कि विंड पावर से ये अलग है, ये अलग है। विंड पावर जनरेशन रेवेन्यू है, सिंगल सेगमेंट। हाँ इसके अंदर आप सेगमेंट डालना चाहते तो आप कहते हैं कि हाँ मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हूं, बट उसका तरीका ये कोल से, कोल पावर भी होती है ना, तो कोल पावर से भी, तो आप कितने सेगमेंट हो गए? दो, तो उसका प्लांट अलग हो जाता। सही है भाई? सीजीयू सेगमेंट में फर्क समझ आता है? सेगमेंट ये है कि भाई एक नेचर की चीज, ऑपरेशंस, पर हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेशंस में अलग अलग सीजीयूज थे जो इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट, तो यानी ये से पंगा ये था कि कंबाइंड टेस्टिंग करूं इंपेयरमेंट की, अलग अलग, इसमें अलग अलग था। क्लियर है? चलें अच्छा भाई अब आगे, पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है तो आगे चलते हैं। ओके अब इधर हमने कहा इंपेयरमेंट इंडिकेशन तो हो गई, अब जरा मेन बात करते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट देने का मकसद है कि यहां पे लाके आपको ड्रैग डाउन करके यहां पहुंचाया जाए। इधर अब मैंने कहा जब आपके पास इंपेयरमेंट की नॉलेज आ गई, इंपेयरमेंट इंडिकेशन से अब आप इंपेयरमेंट पे काम करेंगे, वही तो सीख रहे हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कि इंपेयरमेंट पे काम क्या होगा। सबसे पहले आप क्लाइंट के पास जाएंगे, आप मुझे बताओ आपका प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग इंपेयरमेंट क्या है। मैंने बोला दो चीजें, पहले बताओ प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करते हो, कैलकुलेट कैसे करते हो, रिकॉर्ड कैसे करते हो। फिर रिपीट कर रहा हूं, तीन चीजें। पहली
एस्टिमेट कैसे करते हो, रिकॉर्ड कैसे करते हो? अच्छा, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कौन सा ऐसा बंदा है जो कि ये मेक श्योर कर रहा होता है कि एसेट्स इंपेयर्ड नहीं है। क्या इक़्तिदामात होते हैं? वही होंगे जो हम करते हैं। हम देख रहे होते हैं इंडिकेटर्स को, तो बोला इंडिकेटर्स पे नजर रखते हैं, ये उसका प्रोसेस हो गया। एग्रीड? मैंने कहा अगर इंपेयरमेंट के अंदेशे आते हैं तो आप उसको एस्टिमेट कैसे करते हो? और मैं ये आपको देखो फिर ये कह रहा हूं ऑब्टेन अ कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट, मैंने ऐसी कोई बात कही? मैं आपको कह रहा हूं आप सुकून से बैठे रहें, मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको वेरीफाई कैसे करना है। व्हाई यू हैव रीच्ड टू अ कैलकुलेशन? भाई सबर रखो, अभी तो हम उससे बात कर रहे हैं कि तू करता कैसे। तुम बोल रहे हो कैलकुलेशन लेके आ जाऊंगा, सुकून से रहो, अभी 2-3 मिनट रुक जाओ, अभी इधर प्लीज फोकस कराए इधर प्लीज। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आप अगर पेपर में देखो ऑर्डिनरी पढ़ना है तो मैं तो रीड करके चला जाता हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं सीख लो जो प्रैक्टिकली करता हूं मैं, उससे आपको ज्यादा ही नॉलेज मिलेगी, लिखने के लिए मवाद ज्यादा होगा। तो अभी सीजीयू का इसलिए तो बताया ना कि भाई सवाल में गुमराह ना हो जाओ, वो अगर बोल रहा है तो आपको बताएगा वो कि भाई ये चीजें हैं, आपको पता लगेगा इंपेयरमेंट है या नहीं है। वो तो मकसद था कहानी सुनाने का। प्लीज रुक जाओ 1 मिनट इधर, मुझे पता है मेरी बुक में लिखा हुआ है 86 है इधर। अच्छा प्लीज सुनो फोकस के साथ। मैंने उससे सबसे पहले प्रोसेस समझा कि भाई आप इंपेयरमेंट की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हो, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने कहा आइडेंटिफिकेशन होती है तो एस्टिमेट कैसे करते हो, और फिर रिकॉर्ड कैसे करते हो, कौन अप्रूव करता है। पहला सवाल मेरा ये था। अच्छा अब इसको मैं खोलता हूं अपने तरीके से। ये तो है आपकी स्टडी डेस्क की बात और ये स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, पर स्टैंडर्ड के पीछे जो लॉजिक थी वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अच्छा मैंने उसको कहा कि यार ये तो तुम्हें बता दिया मैंने कि तुम ये कैसे करते हो कि यार इंपेयरमेंट है या नहीं है, प्रोसेस क्या आइडेंटिफिकेशन का, वो तो उसने बता दिया कि भाई हम देख रहे होते हैं कैश फ्लोज हमारे कम तो नहीं हो रहे, हम मॉनिटरिंग करते हैं, बोर्ड को बता रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, ये प्रोसेस है हमारा। बोर्ड हमसे सवाल कर रहा होता है कि भाई क्या ये क्यों लॉस आ रहे हैं, लॉस आ रहे हैं तो इंपेयरमेंट का अंदेशा होता है तो हम इंपेयरमेंट असेसमेंट करते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, यहीं तक लाना चाहा था। दो इंपेयरमेंट असेसमेंट बताओ कैसे होती है, इंपेयरमेंट असेसमेंट प्रोसेस बताओ मुझे। उसने बोला यार देखो हमारी जो सेल्स होती है ना, उस सेल्स के ऊपर ये पूरा कहानी में कन्वर्ट करके खत्म भी कर दूंगा, सुनना फोकस होकर बने रहना है। मैंने कहा मतलब क्या? उसने बोला यार फिर हम कैश फ्लो प्रोजेक्शन बनाते हैं। मैंने कहा वही पूछ रहा हूँ कैसे बनाते हो, प्रोसेस बताओ मुझे। बोला प्रोसेस आपने पूछा तो सही, मैंने कहा वो आइडेंटिफिकेशन का था, अब एस्टिमेशन का है। पहले आपने बताया कि आइडेंटिफाई कैसे करते हो। उसने बोला भाई हम कैश फ्लो पे नजर रखते हैं, एसेट डैमेज है या नहीं है वो देख रहे होते हैं, ये सारी चीजें हमें बता रही होती हैं कि इंपेयरमेंट का अंदेशा है। मैंने कहा ये असेसमेंट की थी, जरा वो दे दे, हमें भी पता लगे कोई एसेट तेरी नजर में इंपेयर्ड तो नहीं है। ये मांग सकता हूं ना, इंक्वायरी डायरेक्शनल करो कि वो खुद फंस जाए। मैंने कहा आप क्या असेसमेंट करते हैं? उसने बोला यार हम फिजिकल काउंट्स करते हैं, इंटरनल ऑडिट वाले जाते हैं वो भी काउंट करते हैं, हम असेसमेंट कर रहे होते हैं कैश फ्लोज की। मैंने कहा जो भी करते हो हमें दे दो यार, हमारे काम आएगी। आप तो करते हैं ना, थैंक यू सो मच, हम तो यही चाह रहे थे कि आप करें, अब हमें दे दें, हमें कुछ नहीं दिखा, हो सकता है उसकी असेसमेंट में हमें पता लग जाए। सही किया ना सवाल। दूसरा ये तो हो गया चेक। अब मैंने कहा अब तू ये बता कि तुझे को अगर कुछ मिला तो तूने उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग की कैसे। अब असेसमेंट है इंपेयरमेंट की, कैसे बनाई इंपेयरमेंट की वर्किंग। उसने ये बोला कि हम पहले देखते हैं सेल्स कितनी होगी आगे आगे फ्यूचर सेल्स। तो मैंने कहा उसका मैकेनिज्म क्या है? वो बोल रहा है नहीं। उसने बोला मैकेनिज्म ये है कि सेल्स का डेटा जो बेस्ड डेटा है वो हेड ऑफ सेल्स साइन करके देता है ताकि ओके हो कि हमारी क्वांटिटी पिछले सालों में इतनी बिकी है। इसको हम कहते हैं कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू इन यूज वर्किंग। इसको हम कहते हैं कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ। एग्जामिनर ने आज तक ये पूछा नहीं है, पूछेगा ना तो सारे के सारे लटक जाएंगे। मैं तो बताता हूं तुम्हें, वो बोलेगा आप सारे कंट्रोल साइड में पीपी के इसके उसके उसके बोलेगा कंट्रोल्स बताओ इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन पे क्या होते हैं। कंट्रोल्स ओवर इंपेयरमेंट कैलकुलेशन, कंट्रोल्स क्या है ये देख लो पहले। अच्छा अब सबसे पहली चीज मैंने ये कही, उसको बोला भाई बनाते कैसे। उसने बोला भाई सबसे पहले हम जो सेल्स प्रोजेक्ट करते हैं ना आगे, उसका डेटा जो बेस डेटा होता है क्वांटिटी का कि हिस्टोरिकल कितनी क्वांटिटी बिकी है, ओ भाई वो एक्यूरेट होना चाहिए। और अगर वो एक्यूरेट नहीं हुआ तो मेरी ग्रोथ परसेंटेज गलत निकलेगी। नहीं आई बात समझ? ग्रोथ परसेंटेज। तो मैंने कहा उसके क्या इक़्तिदामात हैं। बोल रहा भाई जो हेड ऑफ सेल्स है ना, पहले वो खुद वेरीफाई करता है, फाइनेंशियल से मैच करता है और फिर आपको बताता है कि ये क्वांटिटी है मेरी तरफ से ओके है। फिर वो कैलकुलेशन एक बंदे के पास आती है फाइनेंस में जो कि ये कैलकुलेशन पे हिस्टोरिकल इंक्रीज परसेंटेज निकालता है कि ईयर ऑन ईयर
मेरी कितनी ग्रोथ हुई है। एग्रीड, पक्की बात है। चलें जी, क्या डेटा सोर्स डेटा सही आया? क्या ऐसी हवा में आया है? किसने देखा है? हमने नहीं, हेड ऑफ सेल्स ने। ये उनके कंट्रोल से बेटा, तुम्हारी तो चेकिंग ही शुरू नहीं हुई। अगर तुम्हें पता लगता कि ऐसा कोई कंट्रोल नहीं, तुम्हारा वहां पे रिस्क बढ़ जाता, तो तुम वहां, अब देखो एक तो ओवरऑल इंपेयरमेंट का रिस्क था, अब मैं तुम्हें टारगेट पे पहुंचा रहा हूं कि हाँ यार पूरी इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन में क्वांटिटी में भंड हो सकता है। एग्रीड। अच्छा, मैंने कहा और बताओ, मजा आ रहा है, और क्या कंट्रोल है? उसने बोला अब हम देखते हैं कि प्राइसेस, हम देखते हैं आगे प्राइसेस क्या होंगी। तो उसने बोला यार हमारी जो मार्केटिंग टीम है, हमारी जो मार्केटिंग टीम है या प्राइसिंग टीम है, वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करती है और देखती है कि आगे हमें प्राइस क्या रखनी है। मैंने कहा थैंक यू यार, वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस दे दो। हम तो पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहा है, उसमें से चीज़ें बाहर आती आ रही हैं। भाई उसने बोला हम अप्रूवल करते हैं, मैंने कहा दे दे। उसने बोला कि हम प्राइसिंग सेट करते हैं, मैंने कहा वो भी दे दे। मैंने कहा रिसर्च होगी ना तुम्हारी, मैं रिसर्च करूँ इससे अच्छा तो तुम ही दे दोगे यार, मेरे लिए तो ज़्यादा आसान है। उसमें मैंने देखा सबके अप्रूवल्स हैं, उसने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बनाए हुए, उसने ये तक किया हुआ है कि हिस्टोरिकल प्राइस इंक्रीज कितने थे वो भी ओके करके दे दिया। तो हेड ऑफ स्ट्रेटजी ने उस पर साइन किया हुआ था। क्या कंट्रोल है? अच्छा, मुझे क्वांटिटी और प्राइस उनकी तरफ से मिल गई जो यूज हुई है, मैं मैकेनिज्म समझ रहा हूँ उसका। मैंने कहा अच्छा फिर एक्सपेंसेस का भी बताओ, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसने बोला यार हिस्टोरिकल मार्जिन हम लेते हैं कि कितना मार्जिन रहता है, तो हिस्टोरिकल मार्जिन हमने देखे हुए। हिस्टोरिकल मार्जिन जैसे जैसे सेल्स ग्रो होगी उतना ही मार्जिन हमने आगे रखा हुआ है, और जितनी सेल्स प्राइस ग्रो होगी उतना, तो मैंने कहा भाई क्वांटिटी का इंक्रीज और प्राइस का इंक्रीज, बोला क्वांटिटी इंक्रीज से मार्जिन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, बट हाँ प्राइस से पड़ता है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी कॉस्ट इंक्रीज को कैसे केटर कर रहे हो? उसने बोला हमने ये भी देख लिया कि सप्लायर हर साल हमारा कितनी प्राइस बढ़ाता है, वो भी हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में इम्बिल्ड कर दिया। यानी वो तुम पूरा प्रोसेस समझ रहे हो कि चल क्या रहा है, वो कैलकुलेट कैसे। अच्छा, जब तुम्हें ये समझ आ गया वो कैसे कैलकुलेट करता है, तो वेरीफाई करना ज्यादा आसान है कि उसने डेटा कहां से उठाया है। अच्छा, ये सारी चीजें कर करा के उसने तुम्हें दे दी इंपेयरमेंट की वर्किंग। अब तुमने प्रोसेस समझ लिया, तुम बोलोगे हाँ यार थैंक यू सो मच, हमने ये समझ लिया, आप एक काम करें अपनी इंपेयरमेंट की वर्किंग मुझे दे दें, जिसके अंदर सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन, सेलिंग, टैक्सेशन सब आ रहा होगा। एग्रीड? आगे सुने, यहां तक तो बात हो गई। अब हम उसको कह रहे हैं कि यार एक बात बताओ, ये तो सही है कि डेटा यहां से आता है, यानी एक बात तो समझ आ रही है, सोर्स डेटा जो उठ के आ रहा है वो हर एक एक्सपीरियंस बंदा दे रहा है जो अपनी फील्ड का चैंप है। तो कंट्रोल्स हैं ताकि उसमें एरर या मिस स्टेटमेंट के चांसेस कम हो जाए। कंट्रोल जितने एनहांस होंगे उतनी अच्छी कैलकुलेशन होगी। आगे सुनो, मैंने कहा चलो ये तो सही है, बना कौन रहा है भाई? कैलकुलेशन आगे भी तो कोई लेके जाएगा ना, डेटा तो आ गया, अब इसको आगे कौन प्रोजेक्ट कर रहा है? उसने बोला यार एक बंदा है जिसने इकरा यूनिवर्सिटी से बीबीए किया है। मैंने कहा यार फिर तो वो जो ऊपर जितने भी कंट्रोल थे ना सबके लग गई। अब इधर, अब मैंने ये कहा कि बाबू अब तो गेम खराब हो गया, मतलब वो जितना भी आपने मेहनत की वो आपने ऐसे बंदे को हाथ में देके बोला चल भाई आगे तू ले जा। और ऐसा होता है, आप बाज़ औक़ात देखेंगे इतने कंट्रोल्स देखे हुए तो जो कैलकुलेशन कर रहा होता है ना वो बंदा होता है इकरा यूनिवर्सिटी का बीबी है। अब उसकी कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन देखो, बेस डेटा 2024 होना चाहिए ना, अगर 2024 का ईयर एंड करता हूं तो उससे आगे ग्रोथ होनी चाहिए। वो ग्रोथ परसेंटेज लगाता है 2018 से, यानी 18 वाली परसेंटेज आगे चिपका दी। भाई आप यहां से शुरू करो आगे जाओ ऐसे। और उसने जब कैलकुलेशन कराई, उसने जब कैलकुलेशन बनाई, सुनना, उसने जब कैलकुलेशन बनाई, मैं तुम्हें ये वाकई बता रहा हूं, उसने जब कैलकुलेशन बनाई तो उसमें एक और चीज ये की कि जब उसने क्वांटिटी ग्रोथ कराई तो क्वांटिटी ग्रोथ के चक्कर में वो अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी से भी ऊपर निकल गया। यानी एक इदारा बना ही 50,000 यूनिट सकता है, उसने बोला हम 80,000 बनाएंगे, उसने बोला हम। अच्छा, ये हैं वो गलतियां जो कैलकुलेशंस में होती हैं। अब आप करेंगे इसको वेरीफाई। तो मैं आपको ये कहता हूं कि आपको अगर अजम्पशंस देखनी है तो एक एक करके सुनते हैं। क्या आप, अच्छा एग्जामिनर क्या लिखता है और वैसे आपकी स्टडी टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है
वी विल चेक द रीजनेबलनेस ऑफ द अजम्पशंस। हम चेक करेंगे कि अजम्पशंस रीजनेबल हैं। अच्छा, पहले प्रोसेस समझा है, फिर इंपेयरमेंट वर्किंग ली है। बच्चे बेवकूफ यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे किसी भाई ने लिखा था, बेवकूफ नहीं कह रहा तुम्हें, वैसे कह रहा हूँ, ऐसा भाई कह रहा हूँ। बड़ा सुनो, नहीं वो कह रहा है मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे। अबे पहले अजम्पशन तो चेक कर कि सही है या नहीं है। हर जगह जो पहले, जैसे पहले तो तुमने जो सर तो हमेशा यही करते हैं, जो चीज लेते हैं पहले एक्यूरेसी चेक करते हैं। रिपोर्ट ली, एफएआर लिया, डेटर की रिपोर्ट ली, इन्वेंट्री रिपोर्ट ली, मैथमेटिक्स, इसने बोला यहां भी यही टीप दो। ऐसा नहीं है, हर किसी का तरीका कार अलग है। पहले आप अजम्पशन चेक करो, फिर आखिर में मैथमेटिकल एक्यूरेसी आएंगे। प्लीज सुनना, अब सोचते हैं, सुनना इधर। मुझे सबसे पहले क्वांटिटी वेरीफाई करनी है सेल्स की। क्या मैं ये कर सकता हूं? रीजनेबलनेस को चेक कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ ये लिखा हुआ है, इवैल्यूएट द रीजनेबलनेस ऑफ द अजम्पशंस यूज्ड बाय द मैनेजमेंट। अच्छा, मैंने सबसे पहले ये किया, मैंने क्लाइंट को बोला मुझे बताओ तुमने अजम्पशन ली है ना कि अगले साल इतने यूनिट्स बिकेंगे, उसको प्राइस से मल्टीप्लाई किया है। सिर्फ एक काम ये करो, मुझे बता दो, क्योंकि हम तो ऑडिट कर रहे थे ना 2-3 महीने, असल में 2-3 महीने में कितनी सेल हुई उसको प्रोजेक्ट कर दो 12 महीने से। तो लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं कि क्लाइंट ने कहा कि मैं 15,000 यूनिट्स बेचूंगा इस साल, जो अगला साल है। अच्छा, और मैंने देखा कि शुरू के 3 महीने में जब तक हम ऑडिट कर रहे थे 500 यूनिट्स बिके हैं। तो क्या रियलिस्टिक है? हम उसको बोलेंगे इसको सही कर। अच्छा, एक और चीज, तो एक मिनट, सीजन ऑफ है तो पिछले साल सीजन नहीं था, तो मैं पिछले साल के इसी सीजन की सेल्स देख लूं? एक मिनट सबर कर, मतलब ऐसा थोड़ी ना, मतलब क्या मतलब, ऐसे ही सीजन था। हाँ, वो बोले भाई मतलब मैं गर्मियों में स्वेटर बेच रहा हूँ, मान लूंगा? हाँ, सर्दियों में आइसक्रीम बिक रही है ट्रिपल प्राइस पे, मान लूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है ना। सीजन देखेंगे तो पिछले साल भी यही सीजन था, उससे पिछले साल भी, तो हम पागल नहीं थे, उससे प्रोसेस समझा था। यही वजह थी, प्रोसेस समझ के यहाँ पे आए थे कि सीजनैलिटी का इंपैक्ट मैं ऑलरेडी समझ चुका था और पता था मुझे। और एक और चीज, जब आप अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट कर रहे थे, वहां पे भी सीजनल एक्टिविटी सीखी थी। तो आप यहां पे तो बहुत बाद में आओगे, सीजनल एक्टिविटी पहले ही पता होगी। हाँ, इफ यू कैन राइट इट यू कैन, अच्छी बात है, पर सब्जेक्ट टू के ऐसा सीन वहां पे हो। एग्रीड है? चलें दूसरी चीज, प्लीज सुनना। ये तो हो गई 2 बातें। अगली बात, क्वांटिटी की वेरिफिकेशन। आपने ये देखना होगा क्वांटिटी के लिए कि क्वांटिटी हमारी ऑप्टिमम कैपेसिटी से ऊपर जानी नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने इसकी पहले भी एग्जांपल दी थी, जब मैंने कंपनी की ऐसे प्रोजेक्शंस, और मैं यूजुअली अभी बीडीसीएल भी करता ही रहता हूं, तो होता ये है कि मैं मैक्सिमम ऑप्टिमम कैपेसिटी पूरी इंडस्ट्री की भी देखता हूं। मैंने अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक बैंक की असेसमेंट कर रहा था, तो उसने क्या किया था, उसने बोला था मैं आगे इतने एडवांसेस दूंगा। इंपेयरमेंट असेसमेंट चल रही थी, उसने बोला मैं इतने एडवांसेस दूंगा आगे लोगों को मार्केट में। मैंने पता एक एनालिसिस बनाया, कैसे सुनना। मैंने कहा मैं स्टेट बैंक की वेबसाइट पे गया, स्टेट बैंक की वेबसाइट से मैंने देखा इस इंडस्ट्री ने पिछले 5 सालों में कितने एडवांसेस दिए, पूरी इंडस्ट्री ने। और मैंने देखा इस बैंक ने कितने एडवांसेस दिए कंपेयर टू उसके। मैंने परसेंटेज निकाल ली, शेयर निकाल लिया मार्केट का। एग्रीड? अच्छा, एक तो इसका शेयर यूं डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे था, इसका शेयर, अब बात समझना, इसका शेयर किस पे था? डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर था। अच्छा, क्लाइंट ने कहा था अगले साल मैं 25% ज्यादा एडवांसेस दूंगा। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप एक काम ये करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बताया क्यों नहीं हो सकता था, एक एक करके सुनना। मैंने कहा इंडस्ट्री जितने से ग्रो कर रही थी ना, मैंने एवरेज परसेंटेज निकाली इंडस्ट्री की ग्रोथ की। वो डेटा कहां से मिला? स्टेट बैंक। मैंने इंडस्ट्री के एडवांसेस को ग्रो करा दिया। मैंने कहा मैंने तुम्हारा एवरेज शेयर निकाल लिया। मैंने कहा इस शेयर से तुम ऊपर नहीं जा सकते, इस शेयर से तुम ऊपर। अच्छा, मैंने क्या किया, क्या मैंने उसकी क्वांटिटी ऑफ एडवांसेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया अप टू द ऑप्टिमम लेवल? अच्छा, ऐसे तो आप बोलेंगे सर एडवांसेस देने की कैपेसिटी तो कुछ भी नहीं है, दे सकते। मैंने कहा भाई देते तो रहो, क्या पॉसिबल है भी? अब कहानी सुनो कैसे तब्दील हुई यहां से। क्लाइंट मुझे कह रहा है नहीं मैं फिर भी आपको करके दिखाऊंगा। मैंने कहा अच्छा कैसे? अब इंडस्ट्री की नॉलेज देखो भाई की, थे कि भाई ने कहना घुमाया कैसा उसको, अभी मीटिंग भी है उसकी आज, सुनना। उसने मुझे कहा कि यार मैं फिर भी करके दिखाऊंगा। मैंने कहा अच्छा कैसे? उसने बोला डिपॉजिटर से पैसा लूंगा और लोगों को दूंगा। क्या बोला उसने? अच्छा, मैंने कहा 1 मिनट, डिपॉजिटर से जो पैसा लोगे वो
कैसे लोगे पैसा? उसने मुझे एक जवाब दिया, उसने बोला कि भाई हम तो इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा बाकी क्या ऑफर कर रहे हैं? बाकी बैंक्स नहीं है। अच्छा फिर सुनो, अजम्पशन देखो। अच्छा इसको मैं कहता हूं इंटरनल कंसिस्टेंसी। क्या कहता हूं मैं? कंसिस्टेंसी। देखो सुनना, उसने मुझे कहा मैंने जो डिपॉजिट गैदर करना है लोगों से, उनको मैं रेट ऑफर करूंगा 9% का। कितना? अबे मैंने कहा चलसी अभी काबोल चल रहा है 11%, तुझसे लेगा या किसी और से लेगा एडवांस? यानी कहने का मतलब यह है कि वो तुम्हारे बैंक में पैसे नहीं रखवाएगा। और मुझे तो इतनी भी नॉलेज थी, मैंने कहा बाकी बैंक्स 14% का रिटर्न दे रहे हैं, यानी तुम्हें अगर तुम्हें 15-16 देना पड़ेगा इंसेंटिवाइज करने के लिए कि तुम्हारे पास लोग पैसे रखवाएं। उसने बोला हाँ कर लो। मैंने कहा करो। उसने जैसे ही 14% की इंपेयरमेंट आ गई, अबे तो मतलब कॉस्ट बढ़ गई ना। अच्छा अब सुनो, अब जरा सुनना, जैसे ही 14% की इंपेयरमेंट आ गई, कॉस्ट बढ़ गई। मैंने कहा तू एडवांसेस बढ़ा दे, जितने चाहिए बढ़ा दे। मुझे वैसे ही पता था, मैंने पहले कैलकुलेट करके चेक की हुई थी, जैसे ही 14% करेगा इंपेयरमेंट आ जाएगी। अच्छा ये डिपॉजिट बढ़ गए, सुनना, तो इंपेयरमेंट आ गई। अब वो CFO बैठा हुआ, ये बता रहा हूँ, ये कल की बात चल रही है, कल जो हमारी टीम्स मीटिंग चल रही थी इस पर। मैंने कहा सही है, यू कैन प्लेस एट द 40%, 14%। उसने किया, इंपेयरमेंट आ गई। फिर उसने बोला नहीं एक मिनट, हम फिर एडवांसेस भी महंगा देंगे, लोन भी महंगा देंगे। यानी मैंने कहा अच्छा लोन महंगा दोगे, सही है, कितने का दोगे? उसने बोला मैं जो है 38% चार्ज करूंगा इंटरेस्ट। मैंने कहा अच्छा पक्की बात है, मुकरोगे नहीं इस बात से? पार्टनर भी बेटा, मैंने मुकरोगे नहीं इस बात से? उसने बोला नहीं मुकरेंगे, 38% चार्ज करूंगा। मैंने कहा तुम्हारा कॉम्पिटिटर 32% कर रहा है। मैंने कहा इससे ऊपर नहीं जा सकते। मैं कहा चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा कहता हूं कि तुम कर लोगे 34% कर लो, फिर इंपेयरमेंट। मैं तो सारे कैलकुलेट करके बैठा हुआ था। अब आज मीटिंग है, अब डायरेक्टर्स भी आएंगे आज की मीटिंग में। हाँ मतलब फंस गया ना वो। अच्छा आप पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने पूरी असेसमेंट की है, ये बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री की है, और आप क्या कर रहे हैं? अजम्पशंस की रीजनेबलनेस को क्या कर रहे हैं, और इंटरनल कंसिस्टेंसी को मार्केट के कंपटीशन से कंपेयर कर रहे हैं, ताकि वो अनरीजनेबल जजमेंट्स ना ले पाए। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अगर मैं इसको सेल्स वाली से भी कनेक्ट करूं, उसने मुझे कहा कि यार मैं जो हूं ना, मैं 80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें, आप एक काम करें, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नीचे दिखाएं, कंसिस्टेंट पीपी खरीदना पड़ेगा। और मैंने कहा मजे की बात तो ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं ऊपर सेल्स इंक्रीज हो रही है, मैं कहा कैसे इंक्रीज करोगे? उसने बोला मैं लोगों को कमीशन दूंगा। मैंने कहा तेरा एक्सपेंस तो नहीं बढ़ रहा नीचे। इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो आओ इसको रीड करते हैं, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद प्लीज। पहला, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस रिलेटिंग टू, ये 3 मतलब समझ आते हैं कि प्रोसेस समझा था मैंने। अब प्लीज सुनिएगा, प्लीज अच्छे से जल्दी से। ऑब्टेन मैनेजमेंट वर्किंग रिलेटिंग टू इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी इंक्लूडिंग वैल्यू इन यूज एंड इट्स। क्या हमें अजम्पशंस की रीजनेबलनेस को चेक करना है? यस। अब आगे देखें, चेक डिमांड ऑफ यूनिट्स बाय ऑब्टेनिंग सब्सिक्वेंट सेल्स लेजर। बात समझ आती है? आगे, चेक डिमांड ऑफ यूनिट्स बाय इंस्पेक्टिंग, मैंने बताया अभी मार्केट शेयर आपका कितना है, तो इससे ऊपर तो जा नहीं सकते। आगे, इवेल्युएट असेस रीजनेबलनेस एक्यूरेसी ऑफ द, ये क्या था भाई? जहां से डेटा आ रहा है वो सही है या? अबे अगर सोर्स डेटा ही गलत है तो प्रोजेक्शन भी, क्योंकि उसी को तो यूज करके आगे लेके जाओगे। आगे, चेक क्वांटिटी बाय इवैल्यूएटिंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। इसका क्या मतलब था भाई? ऑप्टिमम कैपेसिटी से ऊपर नहीं जा सकता। वेरी गुड। चेक इंटरनल कंसिस्टेंसी, यस, कि भाई आप रिलेशन तो बनाओ ना फिर। आगे, चेक एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिस्काउंट रेट भी। आगे, चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल। सही है। तो पहले बताओ सारे मामलात कर करा के मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की। अब पहले इतना बताओ, क्या इंपेयरमेंट में सही मजा आया कि इंपेयरमेंट को सोचने का तरीका क्या होता है? तो अब जो भी है आपको कहानी पता है कि इसके पीछे ये चीजें बैकग्राउंड था, पर तुम लोगों ने लिखा किसी ने भी नहीं है। सब लेट गया, सब मस्त सुन रहे थे, यूं वो चल रहा है, इसकी बजरी है, चलें ओके। तो अच्छा, बात एक आखिरी चीज भी लिखी हुई है यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए, कि हो सकता है कि कुछ ऐसे एस्टिमेट्स या अजम्पशन चाहिए हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में न्यू होता तो हो सकता है मुझे एक्सपर्ट रखना होता,
जो कि मुझे बैंकिंग की नॉलेज देता, तो यू कैन स्टिल कंसिडर अपॉइंटिंग एन एक्सपर्ट फॉर योर सेल्फ। चलें जी, ओके, मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। बोले कहानी में से पूरा टॉपिक निकाल दिया आपने, चलें जी, जज़ाकल्लाह, मिलते हैं।